Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel, Ideas for Learners. So, in this video, we will discuss the question answer of chapter 2, that is, the invisible living world beyond our naked eye. Okay, so we will discuss today the question answers only. Okay, so let's get started. In the first question, you have given some of the cell components and you have to answer which was of animal cell, which was of plant cell, which was find in we will find in bacterial cell, and what are the common to all three cells. Okay, various parts are given, and in this places we have to write what will the answer. Okay, नाउ न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस किस में होती है? प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में होती है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में नहीं होती है। ठीक है, तो कॉमन तीनों में कॉमन न्यूक्लियस तो नहीं होगी। ठीक है, पहला नंबर खत्म। दूसरी बात है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है और बैक्टीरियल सेल में भी होती है। तो अगर आप नंबरिंग करोगे तो आप यहाँ पे सेकेंड नंबर लिख दोगे। ठीक है, फिर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होती है और प्लांट सेल में होती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में भी नहीं होती है, तो क्लोरोप्लास्ट भी आपका कॉमन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल आपका प्लांट सेल में होता है, बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन सब में होता है, तो इसमें आप इसका यहाँ पे आप क्या लिखोगे? साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे आइए देखिए, कम कॉमन टू ऑल थ्री सेल्स क्या क्या होगा? साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। मतलब साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन तीनों में होगा, एनिमल सेल में भी, बैक्टीरियल सेल में भी, प्लांट सेल में भी। ठीक है, और अगर सिर्फ एनिमल सेल की बात करें तो उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा प्रेजेंट। ठीक है, बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, और प्लांट सेल की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है? सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और न्यूक्लियस भी होता है, तीनों चीज होता है। ठीक है, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो, ओनली इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ओनली इन बैक्टीरियल सेल न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, only in plant cells, cell walls, chloroplast, nucleus is present. Okay, and common to all three में cytoplasm और cell membrane. ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर करोगे फर्स्ट का। ठीक है, आपको यहाँ पे फिगर में लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से बना करके। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? आनंदी जो है वो 2 टेस्ट ट्यूब लेती है। ठीक है, उसको मार्क करती है ए और बी। फिर क्या करती है? उसमें 2 स्पूनफुल वो शुगर सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालती है। ठीक है, फिर इन टेस्ट ट्यूब बी सी एडेड अ स्पूनफुल ऑफ ईस्ट। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में भी वो क्या करती है? उसमें ईस्ट ऐड करती है। ठीक है, और ए में ऐड नहीं करती है। ठीक है, देन सी अटैच टू इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बैलून्स। ठीक है, यहाँ पे 2 इन्फ्लेटेड बैलून्स को वो उसके माउथ में अटैच करती है, दोनों के टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, नाउ द सी केप्ट द सेटअप इन अ वार्म प्लेस। इन इस सेटअप को क्या करती है? कोई वार्म प्लेस में रख देती है जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट वहां पे ना आए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट व्हेन will happen after 3-4 days, after 3 or 4 days के बाद क्या आप प्रेडिक्ट करते हो कि क्या होगा? ठीक है, सी ऑब्जर्व दैट द balloon attached to the test tube B was inflated. ठीक है, what can be the possible explanation for this? वो क्या देखती है? वो ऑब्जर्व करती है कि जो सेकंड वाला है यानी कि बी टेस्ट ट्यूब में जो बैलून अटैच था वो इन्फ्लेटेड हो गया, वो फूल गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, तो हम लोग ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शंस कभी भी ना आपको चारों पढ़ना है। ठीक है, चारों में जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपको वो टिक करना है। ठीक है, ये नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन आपको अगर सही लग रहा है, कभी भी होता है ऐसा कि फर्स्ट ऑप्शन अगर आपका सही है तो आप उसी को टिक करके आ जाते हो, ऐसा नहीं है, आपको दोनों पढ़ना है। लास्ट में अगर आपका ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो, सेकंड थर्ड तीनों सही हो, लास्ट में आपको ऑल ऑफ द अबव दे दिया गया हो। ठीक है, तो इस तरह में क्या होगा
कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? वाटर इवापोरेटेड इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड द बलून विथ वाटर वेपर। वाटर इवापोरेट कर रहा है इसमें टेस्ट ट्यूब बी में और इसके वाटर वेपर की वजह से ये जो बैलून है वो फूल गया है, ठीक है? पहला ऑप्शन आपका ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? द वार्म एटमॉस्फेयर एक्सपेंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी। इसमें जो वार्म एटमॉस्फेयर है, क्योंकि उसको वार्म प्लेस में रखा गया था ना, तो इसीलिए यहाँ पे अगर वार्म एटमॉस्फेयर है तो वही क्या कर रहा है, टेस्ट ट्यूब बी में उसको बैलून को फुलाने में मदद कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ईस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी व्हिच इज व्हिच इन्फ्लेटेड द बैलून। ईस्ट क्या करता है आपके बैलून को, इस एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? टेस्ट ट्यूब के अंदर एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है जो कि बैलून को इन्फ्लेट कर रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका? सुगर रिएक्टेड विथ वार्म वाटर, sugar reacted with warm air which produce gas eventually inflating the balloon। ठीक है, सुगर क्या कर रहा है, वार्म एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? वो इवेंचुअली क्या कर रहा है, बैलून को इन्फ्लेट कर रहा है, ठीक है? इसका बेस्ट ऑप्शन आप लोगों ने अगर क्लासेस को कंटिन्यू अच्छे से पढ़े होंगे, उसको देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि क्या है, ईस्ट जो है शुगर के साथ मिलकर एक गैस प्रोड्यूस करता है। कौन सा गैस? CO2 गैस, ठीक है? ईस्ट कौन सा गैस प्रोड्यूस कर रहा है? CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए आंसर क्या है? और वो क्या मदद कर रहा है? वो गैस को, बैलून को फुला दे रहा है वो गैस, ठीक है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें मतलब पूछा जा रहा है, सी टूक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 filled with lime water. Now she removed the balloon from the test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape। ठीक है, वो एक और टेस्ट ट्यूब लेती है जिसमें वो क्या करती है, 1/4 लाइम वाटर को फिल करती है, ठीक है? 1/4 जो है उसमें लाइम वाटर फिल करती है। लाइम वाटर मतलब चूना वाला पानी, ठीक है? चूना वाला पानी। तो यहाँ पे लाइम वाटर आप लोग लेमन वाले जूस से लेमन सॉल्यूशन को मत समझना, ठीक है? लेमनेड मत समझना। ये लाइम वाटर क्या है? चूना का पानी है। इसमें क्या होगा? इसमें 1/4 वो फिल करती है लाइम वाटर और क्या करती है, फिर से वो टेस्ट ट्यूब बी के बैलून को रिमूव करती है। इस तरह से रिमूव करती है कि उसमें जो गैस भरा हुआ है वो बाहर ना निकले, ठीक है? नाउ उसके बाद क्या करती है, शी अटैच द बैलून टू द टेस्ट ट्यूब विद द लाइम वाटर। उस टेस्ट ट्यूब में वो, जिसमें लाइम वाटर था, उसमें वो बैलून को अटैच कर देती है और शेक कर देती है उसको अच्छे से, सुक इट वेल। ओके, नाउ अब क्या होगा वो सोचती है, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट? वो, अब आप क्या सोचते हो कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, वो क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है? तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है, देखिए, CO2 आपका उसमें बैलून में था, ठीक है? और इधर आपका टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर, है ना? तो CO2 और लाइम वाटर जब ऐड किया जाता है, तो क्या होता है, लाइम वाटर का कलर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। मतलब जैसे आप एक ग्लास में मिल्क लोगे ना, तो मिल्क कैसा दिखता है? उसी टाइप का ये लाइम वाटर का सॉल्यूशन आपको दिखेगा, ठीक है? जब भी CO2 रिएक्ट करता है लाइम वाटर के साथ, तो उसका कलर हो जाता है मिल्की, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 गैस उसमें था और लाइम वाटर के टेस्ट ट्यूब में वो डाल रही थी, उसको सूख कर दी, मतलब सेक कर दी। तो क्या हुआ उसको, वो जो आपका लाइम वाटर है वो मिल्की में हो जाएगा। ये क्या कर रही है, शी वांट्स टू फाइंड आउट whether the lime water turns milky or not, as the balloon contains carbon dioxide, that is CO2, okay, and CO2 turns lime water milky। ठीक है, ये था आपका
आंसर और रीज़न, ठीक है? चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए, क्लियर है ना? चलिए, जिन्हें दिक्कत है वो कमेंट करेंगे, ठीक है? अब क्या है थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, ओके? चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? अ फार्मर वाज़ प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज़ फील्ड, ठीक है? एक फार्मर क्या करता है, व्हीट क्रॉप्स को प्लांट करता है एक अपने फील्ड में, ठीक है? और क्या करता है, वो ऐड करता है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र टू द सॉइल, ठीक है? फार्मर जो व्हीट को क्रॉप्स को पहले प्लांट करता है और उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर को डालता है सॉइल में, ठीक है? ताकि उसको अच्छे क्रॉप्स मिले, ठीक है? नाउ इन द नेबरिंग फील्ड, उसी के बगल के फील्ड में एक और फार्मर है, वो क्या करते हैं, वो ग्रो करती है बीन प्लांट, ठीक है? वो ग्रो करती है बीन क्रॉप्स, लेकिन सी प्रिफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है? वो क्या करती है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को ऐड नहीं करती है टू गेट हेल्दी क्रॉप्स, मतलब हेल्दी क्रॉप्स मिलते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को ऐड करने पे, लेकिन वो ऐड नहीं कर रही है। पता है क्यों? क्यों? कोई बता सकते हो? देखिए, हमको पता है, क्या पता है हमें कि जो लेग्यूम्स रहते हैं, ठीक है? जैसे बीन क्रॉप, पी जैसे प्लांट हो गए, ठीक है? पी वगैरह हो गए, तो उस सब में क्या होता है कि रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उस नोड्यूल्स में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है? दिस इज बिकॉज बीन क्रॉप्स कंटेन सम बैक्टीरिया, दैट इज राइबोसोम, सॉरी राइजोबियम, ठीक है? राइजोबियम वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, रूट नोड्यूल्स में, ठीक है? नाउ these bacteria trap nitrogen from the air and make it useful for plants. This helps the plant to grow better with without chemical fertilizers. And on the other hand, क्या होता है, wheat crops don't have these bacteria in their roots, so they do not trap nitrogen on their own, ठीक है? अब आपको मैं मतलब बताती हूँ, देखिए, बीन क्रॉप्स क्या, उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? बीन क्रॉप्स में बैक्टीरिया होते हैं, राइबोसोम राइबोसोम मैं बोल रही हूँ बार-बार, राइजोबियम, ठीक है? राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो, उनके रूट नोड्यूल्स में, ठीक है? रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, उसको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है? फ्रॉम द एयर, और उसको क्या करते हैं, यूज़फुल बनाते हैं अपने प्लांट्स के लिए, ठीक है? ताकि उसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके, अच्छे हो सके। दिस हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो बेटर, ओके? विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइज़र, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के वो ग्रो कर सकते हैं बेटर, ठीक है? अब उसी तरफ जो ये फार्मर था आपका, जो जो क्या कर रहा था, व्हीट क्रॉप्स को ग्रो कर रहा था, ठीक है? और उसमें नाइट्रोजन डाल रहा था। क्यों डाल रहा था? क्योंकि उसमें रूट नोड्यूल्स प्रेज़ेंट नहीं होते हैं, ठीक है? राइज़ोबियम नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, खुद से नाइट्रोजन को ट्रैप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या हो, ये जो एक फार्मर है वो नाइट्रोजन डालते हैं और दूसरे फार्मर जो है वो नाइट्रोजन नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? यही रीज़न है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्नेहल डग 2 पिट्स Snehal dug two pits, A and B, in her garden. In pit A, she put fruit and vegetable peels, mixed it with dry leaves, and in pit B, she dumped the same kind of waste without mixing it with dry leaves. स्नेहल क्या कर रहे हैं? स्नेहल वो क्या कर रही है, दो गड्ढे को खोदती है और इसका नाम देती है ए और बी, ठीक है? ए और बी, और पिट ई में क्या, ए में क्या करती है वो, पिट ए में वो फ्रूट और वेजिटेबल पील्स को डालती है और उसको ड्राइड लीव्स के साथ मिक्स करती है। दूसरे में वो क्या करती है,
फ्रूट और वेजिटेबल पील्स को डालती है और उसमें ड्राई लीव्स ऐड नहीं करती है, ठीक है। शी कवर्ड बोथ द पिट्स विथ सॉइल, फिर उसको ढक देती है सॉइल से और दोबारा फिर से वो ऑब्जर्व करती है 3 वीक्स के बाद, ठीक है। व्हाट शी ट्राइंग टू टेस्ट, वो क्या ट्राई कर रही है टेस्ट करने का, तो देखिए क्वेश्चन 4, सी इज trying to test the effect of dried leaves in the formation of compost or manure, ठीक है। वो अब ड्राइड लीव्स का इफेक्ट को टेस्ट करना चाहती है कि वो कंपोस्ट और मैन्योर जो है फॉर्म कर रहा है, किस तरह से फॉर्म कर रहा है, ठीक है। वही वो टेस्ट करना चाहती है। सी ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक्स पिट ए शोड बेटर मैन्योर फॉर्मेशन। पिट ए में क्या होता है, उसमें क्या था, फ्रूट वेजिटेबल दोनों का पिल्स थे और ड्राइड लीव्स था। उसमें क्या है, बेटर मैन्योर फॉर्मेशन हो रहा है एज कंपेयर टू पिट बी, ठीक है। In both cases, manure is was obtained, but the process was quite slower in pit B. ठीक है, pit B में क्योंकि dried leaves present नहीं थे, तो pit B में जो आपका प्रोसेस था कंपोस्ट फॉर्मेशन का, मैन्योर फॉर्मेशन का, वो थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है, स्लो होगा। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ड्राइड लीव्स, वो स्लो होगा उसमें मैन्योर फॉर्मेशन, और पिट ए में क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ environment एंड इनसाइड योर गट। कौन कौन से होते हैं बताइए। ये हर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और हमारे गट यानी कि हमारे स्टमक में भी। तो वो कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। यही बैक्टीरिया हमारे गट में होते हैं यानी स्टमक में, और हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ आई मेक ब्रेड एंड केक्स सॉफ्ट एंड फ्लफी, फ्लफी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, ये केक को बनाता है, ब्रेड बनाता है, केक बनाता है और उसको सॉफ्ट और फ्लफी बनाता है। कैसे? वो कौन-सा है? वो एक फंगी का है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है यीस्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? आई लिव इन द रूट्स ऑफ द पल्स क्रॉप एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। ये कहाँ पे रहते हैं, पल्सेस, जो पल्स वगैरह क्रॉप्स होते हैं, लेग्यूम्स रहते हैं, ठीक है। पी फैमिली के जो भी प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनके रूट्स में होते हैं और वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स किस में होता है, राइजोबियम में। तो ये आपका आंसर हो गया राइजोबियम, ठीक है। फर्स्ट का आंसर बैक्टीरिया, देन सेकंड ईस्ट एंड देन थर्ड राइजोबियम, ठीक है। अब सेकंड सिक्स्थ का क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिक्स्थ का क्या है क्वेश्चन, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे लिखना है और उसमें क्या आपको बताना है कि आपको टेस्ट करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, एयर चाहिए और मॉइस्चर चाहिए उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है? तो आप इसमें कौन-सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है कि 3 ब्रेड के स्लाइसेस लोगे, ठीक है? थोड़ा-सा उसमें वाटर लेना है, वाटर उसमें छिड़कना है, उसको मॉइस्ट करना है और उसको फिर 3 अलग-अलग जगह पे रखना है, ठीक है? 2-3 कंटेनर भी हमें लेना होगा। तो देखिए आप एक्सपेरिमेंट को आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है? ये क्या एक्सपेरिमेंट, देन मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है? पहले एक्सपेरिमेंट लिखोगे, फिर फर्स्ट नंबर दोगे, उसमें लिखोगे मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फिर आपको क्या करना है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड में क्या-क्या लेना है, 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 3 कंटेनर एबीसी, ठीक है? इनका एबीसी नाम देना, जिसमें से 3 कंटेनर हम लोग किस-किस चीज़ में यूज़ करेंगे, वो आपका प्रोसीड्यूर में लिखा रहेगा, ठीक है? फिर आपको क्या लेना है, वाटर लेना है, ठीक है? वाटर क्यों चाहिए? ताकि हम लोग ब्रेड को मॉइस्ट कर सकें, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन नहीं, सेकंड प्रोसीड्यूर है आपका, सेकंड स्टेप, ये स्टेप 2 है,
ठीक है। स्टेप 2 आपका क्या है, प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर में क्या लिखना है, क्या करना है, मॉइस्टन ऑल द 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, इसको सबको थोड़ा-सा मॉइस्टन करेंगे। देन क्या करना है, प्लेस 1 स्लाइस ऑफ द ब्रेड इन अ कंटेनर ए, ठीक है? एक स्लाइस को एक कंटेनर का नाम लिख देंगे ए, ठीक है? ए कंटेनर में आपको एक स्लाइस को रखना है और उसको ओपन और वार्म प्लेस में रख देना है, व्हिच इज़ ओपन एंड वार्म, ठीक है? नाउ दूसरा दूसरा आपको स्लाइस लेना है, उसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है, ठीक है? उसका नाम देना है कंटेनर का बी, ठीक है? नाउ प्लेस द लास्ट वन इन अ कंटेनर सी, लास्ट वन को थर्ड कंटेनर में आप लोग रखोगे जिसका नाम क्या है, सी दिया हुआ है, जिसको मार्क हम लोग करेंगे सी से, ठीक है? और कहाँ पे रख देंगे इसको, पुट इट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, ठीक है? तो तीनों को हम लोग 3 प्लेस में रख दिए। अब क्या करना है आपको, अब आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना है। तीसरा स्टेप क्या है आपका, ऑब्जर्वेशन, ओके? अब ऑब्जर्वेशन में आते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है आपको कि ऑब्जर्व ईच ब्रेड आफ्टर 3-4 डेज़, ठीक है? ऑब्जर्व क्या करना है, सब ब्रेड को हम लोग को ऑब्जर्व करना है और कब ऑब्जर्व करना है? 3 से 4 दिन के बाद, ठीक है? अब हम लोग क्या देखेंगे कि लार्जर नंबर ऑफ माइक्रोब्स ग्रोन यानी कि ब्रेड मोल्ड, कौन-सा माइक्रोब्स ग्रो होंगे? ब्रेड मोल्ड जो है बहुत सारे कंटेनर ए जो कि एयरी और वार्म प्लेस में रखा गया था, ठीक है? खुला में रखा गया था वार्म प्लेस में, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रोथ आपको दिखेंगे, ठीक है? ग्रो हो जाएँगे वहाँ पे और उस माइक्रोब्स का क्या नाम है? ब्रेड मोल्ड, ठीक है? MOULD भी लिख सकते हो आप लोग, मोल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है? दोनों करेक्ट है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आपको क्या करना है? देखना है अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ मोल्ड और नो मोल्ड कैन बी सीन इन कंटेनर बी, ठीक है? कंटेनर बी में भी आप लोग वेरी फ्यू नहीं भी लिख सकते हो या डायरेक्टली नो मोल्ड भी लिख सकते हो। और अगर आप वेरी फ्यू लिखोगे तो इसमें लिखना इफ मोल्ड प्रेजेंट इट कैन नॉट बी सीन थ्रू अनएडेड आई, ये सब आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखेगा, ठीक है? तो इसमें सेकंड वाले में कंटेनर बी में क्या होगा कि बहुत ही कम मोल्ड या फिर नहीं, ना के बराबर मोल्ड आपको उसमें दिखेगा और थर्ड में जो है सबसे मिनिमम सबसे कम क्वांटिटी में आपको मोल्ड दिखेंगे या फिर मोल्ड ही नहीं दिखेंगे, ठीक है? इसलिए हम लोग कोई भी चीज़ को क्या करते हैं अगर प्रिज़र्व करना रहता है तो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। थर्ड कंटेनर आपका कहाँ था? रेफ्रिजरेटर में था। इसलिए यहाँ पे आप मिनिमम को हटा देना, मिनिमम नंबर को हटा देना, यहाँ पे सीधे लिखना नो मोल्ड कैन बी सीन इन द कंटेनर सी, ठीक है? और यहाँ पे भी आप लोग ए फ्यू नंबर भी हटा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या आपको लिखना है, ये तीनों ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, ठीक है? मैं लास्ट में आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर को आपको दिखा दूँगी एक पेज में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? चलिए, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। क्या-क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने? फर्स्ट कंटेनर जो कि एयरी और वार्म प्लेस में था, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो ग्रो हो गए थे, ठीक है? थर्ड सेकंड वाले कंडीशन जो कि कहाँ पे रखा गया था और इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैं शायद आपको लिखना भूल गई हूँ। इसको आपको इस सिंक के बगल में रख देना है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं, ऐसे ही ठीक है, ठीक है? या फिर उसमें आप जो एयरी और वार्म लिखे हो ना वहीं पे वो उसमें लिखना और पुट इट इनसाइड अ प्लेट नियर द सिंक, ठीक है? ऐसा भी कर सकते हो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका वही क्वेश्चन है, सिंक वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा-सा बता रही थी। आप उस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ब्रेड मोल्ड आपका इसमें बी कंटेनर में कम रहेगा, नहीं रहेगा और थर्ड वाले में भी नहीं रहेगा, ठीक है? और सेकंड वाले में अगर रहेगा भी तो वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा। यही चीज़ आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन में। फिर हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? We conclude that yeah, this experiment demonstrate that the microorganisms like bread mold needs airy and moist environment, ठीक है, for their growth. Along with that, temperature
also plays an important role for their growth. ठीक है, एयरी और वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट, यहाँ पे वार्म भी लिख सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर उसमें उसका अपना रोल है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, मतलब जिस तरह का टेम्परेचर में वो ग्रो करते हैं उस तरह का भी टेम्परेचर चाहिए, ठीक है? और एयरी एनवायरनमेंट चाहिए और मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए। वो जो सब्सटेंसेस है वो मॉइस्ट होने चाहिए, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक है? नाउ इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द थ्री, देन द ग्रोथ, यहाँ पे गलत हो गया है, growth of microbes slows down or it may stop their growth। ठीक है, अगर किसी का भी एब्सेंस होगा, या तो एयरी इन्वायरमेंट ना रहे, या फिर उसमें मॉइस्चर ना रहे, या फिर टेम्परेचर कूल हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो उसमें क्या होगा, माइक्रोब्स का ग्रोथ स्लो हो जाएगा, और या तो वो ग्रोथ है आपका वो रुक जाएगा, ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंट क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारे वो माइक्रोब्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वो लोगों को क्या चाहिए, ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए, और एयरी एनवायरनमेंट चाहिए, और मॉइस्चर चाहिए, ठीक है? ये तीनों चीज जरूरी है, ठीक है? तो ये आपका हो गया आंसर 6th कंप्लीट, ठीक है? अब 7th में आते हैं। 7th में क्या था आपका क्वेश्चन? इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। देखिए, ये आपका एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7th में आता है, टेक्स 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। वही आपको इसमें भी 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेना है। एक को क्या करना है, एक प्लेट में लेना है जिसको सिंक के नियर रख देना है, और दूसरे को रेफ्रिजरेटर में रख देना है, और उसके बाद फिर से कंपेयर करना है 3 डेज के बाद, ठीक है? उसके बाद आपको आपके ऑब्जर्वेशन को नोट करना है और रीजंस बताने हैं आपके ऑब्जर्वेशंस के, ठीक है? तो इन इन दोनों ब्रेड को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 3 डेज के बाद। तो ऑन कंपैरिजन वी विल फाइंड दैट द ब्रेड that was put in the refrigerator will be fresh due to its cool temperature। उसके कूल टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ब्रेड जो है रेफ्रिजरेटर में फ्रेश रहेगा, ठीक है? उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे, ठीक है? और वही जो ब्रेड तुम्हारा दूसरी तरफ जो ब्रेड प्लेट में रखा हुआ था, जो कि सिंक के पास रखा हुआ था, तो सिंक के पास का एयर क्या होगा, मॉइस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे पानी आते रहता है, ठीक है? तो एयर वहाँ का मॉइस्ट होगा। तो मॉइस्चर भी मिल रहा है आपको, बाहर में एयरी कंडीशन है और टेम्परेचर भी मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फंगस और यानी कि ब्रेड मोल्ड जो है वो डेवलप हो जाएँगे, ठीक है? वो प्रोड्यूस हो जाएँगे, ब्रेड का फंगस का ग्रोथ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो आपको यही लिखना है कि कंपैरिज़न में हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि वी विल फाइंड दैट द bread that was put in refrigerator will be fresh, and the that was put in near the sink, उसमें क्या होगा, आपका फंजाई मिलेंगे और ब्रेड मोल्ड मिलेंगे, ठीक है? ये वाला आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है? उसका रीज़न आपको देना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना, गिव रीज़न्स फॉर योर ऑब्जर्वेशन। रीज़न देना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर, मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। यही आपको इसका क्वेश्चन का आपको डाल देना है इसका रीज़न में, ठीक है? चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? जिनको कोई दिक्कत हो वो कमेंट कर सकते हो। जो बच्चे नए हो या फिर पुराने बच्चे भी हो, वो क्या करोगे, अपनी नेम कमेंट कर देना, आप लोग किस स्टेट से देख रहे हो, वो सब कमेंट कर सकते हो, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ-कहाँ से बच्चे देख रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 की टर्न है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे, इट बिकम्स मोर सावर। कभी भी आपके घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि दही को अगर बाहर रख दिया जाए, तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, ठीक है?
ऐसा क्यों होता है? आपको 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कर्ड है, जो दही है, उसमें क्या होता है मोर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसको बाहर रख दिया जाता है, उसको वार्म कंडीशन में रख दिया जाता है, प्लस एयरी एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? और मॉइस्चर तो कर्ड में अपने आप हो ही रहा है ही, ठीक है? तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है इसमें। तो क्या कर रहा है कर्ड में जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जितने थे वो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है? तो ग्रो होने के कारण क्या कर रहे हैं ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं लैक्टिक एसिड। जितना ज़्यादा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होंगे तो उतना ही ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे वो। तो लैक्टिक एसिड एसिड यानी कि खट्टा। तो एसिड क्या होता है टेस्ट उसका खट्टा होता है। इसी वजह से क्या हो रहा है हमारा दही जो है हमारा कर्ड जो है वो सावर हो जा रहा है, खट्टा हो जा रहा है, ठीक है? द कर्ड कंटेन मोर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एज इट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशंस, ठीक है? एंड सेकंड ऑप्शन सेकंड रीजन क्या है? मोर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड, ठीक है? व्हिच मेक्स द कर्ड मोर सावर। ओके? तो इस तरह से आप रीजन दोगे। ओके? अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर। ये वाला फिगर में जो आपका दिया हुआ है सेटअप, आपको इसको ऑब्जर्व करना है और ये क्वेश्चंस को आपको बताना है। क्या है इसमें? इसमें देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आपका। इस फ्लास्क में आपका शुगर सॉल्यूशन है प्लस ईस्ट है, ठीक है? वार्म शुगर सॉल्यूशन, गर्म किया हुआ शुगर सॉल्यूशन है और ईस्ट डाला गया है। ठीक है? और इसमें आपका लाइम वाटर है, ये एक टेस्ट ट्यूब है जो कनेक्टेड है, ठीक है? ये आप इसमें लाइम वाटर है और प्लस ये जो आपका सॉल्यूशन है फर्स्ट वाले फ्लास्क में, इसमें क्या है स्टॉपर डाला गया है। स्टॉपर डाल के इसके बीच से आपको एक कनेक्टिंग ट्यूब से आपका जो भी है इधर इससे कनेक्टेड है, ठीक है? इसमें कुछ भी अगर निकलेगा तो वो इधर आएगा, है ना? तो ऐसे आपका फिगर है। अब आप देखिए इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन द फ्लास्क ए? शुगर सॉल्यूशन जो कि फ्लास्क ए में रखा गया है, उसमें क्या चेंजेस होंगे? ठीक है? शुगर सॉल्यूशन किसके साथ मिक्स्ड है? ईस्ट के साथ। तो इस ईस्ट क्या करेंगे? ईस्ट हेल्प्स टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, ठीक है? शुगर सॉल्यूशन के शुगर को वो कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में, ठीक है ना? आप लोगों ने पढ़ा था, शुगर को क्या करता है ईस्ट बदल देता है अल्कोहल में व्हिच प्रोड्यूसेस अ स्मेल, वो एक स्मेल प्रोड्यूस करेगा। आल्सो इट प्रोड्यूसेस अ गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके? तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा और अल्कोहल उसमें शुगर को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में और उसकी वजह से एक स्मेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है? 2 चीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्लास्क ए में, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है? नेक्स्ट में क्या है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब बी? टेस्ट ट्यूब बी में आफ्टर 4 आवर्स क्या चेंजेस आएँगे और क्यों आएँगे? ठीक है? वो बताना है। ठीक है? तो टेस्ट ट्यूब बी वी ऑब्जर्व द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है? आफ्टर 4 आवर्स क्या होगा? जो लाइम वाटर है, ठीक है? वो मिल्की हो जाएगा, मतलब मिल्क की तरह दिखेगा। ठीक है? तो ये क्यों होगा? क्यों? अभी हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में देखा ही था, ठीक है? उसमें क्या होगा? दिस हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस इन द टेस्ट ट्यूब बी। ये जो आपका फ्लास्क है, ठीक है? ए में आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं और इधर से आपको यहाँ पे आप फिगर को देखो, ठीक है? देखो फिगर में आपको क्या बताया गया है कि यहाँ जो आपका ये ट्यूब लगा हुआ है और ये टेस्ट ट्यूब बी में जा रहा है, ठीक है? तो इस ट्यूब से आपका जो गैस है CO2 गैस यहाँ से मतलब निकल के यहाँ से पास होते टेस्ट ट्यूब बी में एंटर कर रहा है, ठीक है? तो ये आपका इस तरह से CO2 चला गया आपका लाइम वाटर के साथ मिक्स हो गया। तो CO2 जब लाइम वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो क्या करता है?
सॉल्यूशन को मिल्की बना देता है, ठीक है? सॉल्यूशन को क्या बनाता है? मिल्की बना देता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको वही लिखना है, इसको इरेज़ कर देती हूँ। चलिए देखिए, क्या है आपका? We observe lime water turns milky. This happened due to the presence of CO2 gas in the test tube B. ठीक है, ईस्ट क्या किया था? ईस्ट CO2 गैस प्रोड्यूस किया था, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? ये यहाँ पे आपको रीजन दिया गया। ईस्ट प्रोड्यूस CO2 गैस, CO2 गैस यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? या फिर नहीं भी लिखोगे तो वो known है कि CO2 is a gas. In a flask A passes through connecting tube and enters test tube B. There it mixes with lime water and turns it milky. ठीक है, आपको ये रीजन आपको दे देना है कि क्यों हुआ था, ठीक है? और ऑब्जर्वेशन में आप लोगों ने देखा कि वो मिल्की हो गया। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन थर्ड, उस पे बढ़ते हैं। What would happen if yeast is not added in a flask A? क्या होगा जब फ्लास्क ए में ईस्ट ही ऐड नहीं किया जाएगा? तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है? If yeast was not added in flask A, there will be no change in the test tube B. जो आपका लाइम वाटर था, लाइम वाटर वैसे ही रहेगा, क्योंकि क्या होगा? ईस्ट नहीं डलाएगा तो कोई गैस ही नहीं उसमें प्रोड्यूस होगा, तो गैस जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? जो CO2 इसमें प्रेज़ेंट ही नहीं होगा तो वो मिल्की तो बनाएगा नहीं। तो जैसा लाइम वाटर था वैसे ही रहेगा, और शुगर सॉल्यूशन जो है आपका फ्लास्क ए में, वो भी वैसे ही रहेगा, शुगर सॉल्यूशन रहेगा, और टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर रहेगा, ठीक है? उसके अपीयरेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही उसमें कोई चेंजेस आएगा, ठीक है? तो ये आपका था क्वेश्चन आंसर, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। ये मैं आपको फुली शो कर देती हूँ अच्छे से, ठीक है? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ले लो। ये आप क्वेश्चन 7 से 9th का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलिए, सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको भी इरेज़ करने दो पहले। ये रहा आपका आंसर, ये आप यहाँ से ले लो, फर्स्ट से 4 का आंसर। फर्स्ट से थर्ड तक ले लो, ठीक है? अब फोर्थ से फिफ्थ का लेना है ना? चलो, ये फोर्थ से फिफ्थ और सिक्स्थ जो भी है स्टार्टिंग में वो ले लो। अब नेक्स्ट पेज आपको मैं शो कर रही हूँ। यस, ये आपका फुल्ली 6 का आंसर हो जाएगा। इसको एक थोड़ा-सा कम कर देती हूँ। ये लो, ये थर्ड तक आपका आ गया इस पेज में। ये आपका कोई बड़ा नहीं है, ये आप समझ चुके हो ना, तो अपने से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? आपको छोटे में बनाकर लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए और बड़ा कर दो। ये आ गया आपका थर्ड और फोर्थ। ये क्वेश्चन 6 का है ना? चलिए, तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज को आपको मैं शो कर ही दी थी। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, तो मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर